हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी के शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रही हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सुनीता विलियम्स के बारे में और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ाया था। 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाए थे। आज जो लेसन मैं पढ़ाऊंगी वो लेसन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे एक नहीं कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ 13 पढ़ेंगे, बसेरा ऊंचाई पर। बहुत ही अच्छा लेसन है और इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें लद्दाख के बारे में जानेंगे। इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख जो है ठंडा इलाका है, सर्दी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है, तो इसीलिए इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो चलिए लद्दाख के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ ही दिखते हैं और चारों तरफ सूखा ठंडा मैदान दिखाई देता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है और लद्दाख में स्वागत को जूले कहा जाता है। अब ये जो प्रश्न है पूछा जा चुका है कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है। सीटेट में ही पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है। इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो इतना आपको लद्दाख के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है चांगथांग इलाका। चांगथांग इलाका कहाँ पर है? तो यह इलाका है लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, चांगथांग इलाका लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना सुनसान और पथरीला इलाका है। ऊंचाई पर होने के कारण इस इलाके में सांस लेने में कठिनाई होती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का अर्थ है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। तो चांगपा लोग यहाँ पर रहते हैं चांगथांग इलाके में, और यह इलाका 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, सुनसान है और पथरीला है, और अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए यहाँ पर सांस लेने में कठिनाई होती है। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि चांगपा की भाषा में चांगथांग का अर्थ है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो चांगपा कौन है? चलिए चांगपा के बारे में जान लेते हैं। तो चांगपा घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। तो जैसा ये चांगथांग इलाका है, ऐसे ही इलाके की खोज में ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड के साथ हरे मैदान खोजते रहते हैं, क्योंकि ये घुमंतु लोग हैं, एक जगह पर रहते नहीं हैं। आगे लिखा है, जो जानवर ये पालते हैं उन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन। तो जो ये जानवर अपने साथ रखते हैं उन्हीं से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है। दूध भी उन्हीं से प्राप्त कर लेते हैं, मांस है, टेंट के लिए चमड़ा है, स्वेटर और कोट के लिए ऊन, क्योंकि ये भेड़ और बकरियां पालते हैं और जो ऊन है वह भेड़ और बकरियों के बालों से ही बनाई जाती है। आगे लिखा है, चांगपा अपनी सबसे बड़ी पूंजी भेड़ बकरियों को ही मानते हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ऊंचा परिवार का स्तर माना जाता है। यानी कि जिसके पास अधिक भेड़ बकरियां हैं उसके परिवार का स्तर ऊंचा है, और जिसके पास कम भेड़ बकरियां हैं उसके परिवार का स्तर नीचा माना जाता है। आगे लिखा है, रेबो। रेबो क्या है? तो चांगपा लोग जो हैं अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। अभी आपको चित्र में दिखाएंगे। टेंट तिकोने आकार का होता है। टेंट बनाने के लिए चांगपा याक के बालों से बुनाई करके पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ दिया जाता है। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी होती हैं। तो ये लोग जो टेंट बनाते हैं अपने टेंटों को ये रेबो कहते हैं। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं। और टेंट ये याक के बालों से बनाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि जो
रेबो है उसके बारे में जो सत्य कथन है वह बताइए, या रेबो किसे कहते हैं। तो चांगपा अपने टेंटों को रेबो कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। और ये टेंट बनाने के लिए याक के बालों का प्रयोग करते हैं। ये याक के बालों से बुनाई करके पट्टियां बना लेते हैं, फिर उन्हें सिला जाता है और सिल कर जोड़ दिया जाता है, और इन्हीं से ये अपना टेंट तैयार करते हैं। क्योंकि ये मजबूत भी होता है और ये जिस इलाके में रहते हैं वहाँ सर्दी बहुत होती है, तो ये टेंट गर्म भी होता है, यानी बाहर की जो ठंडक है अंदर नहीं आती। आगे लिखा है इस टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना है। यानी जिस तरीके से ये अपना टेंट तैयार करते हैं उसका जो डिजाइन है वह 1000 साल से भी पुराना है। आगे लिखा है रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने की जगह होती है जिसे लेखा कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जानवर बैठे हुए हैं साइड में, तो ये जगह होती है भेड़ और बकरियों को रखने की, तो इसे कहा जाता है लेखा। तो लद्दाख के बारे में आपको बता दिया, चांगथांग इलाके के बारे में बता दिया, चांगपा लोगों के बारे में बता दिया और रेबो के बारे में। ये सब इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं पश्मीना शॉल के बारे में, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। पश्मीना शॉल के बारे में जो सत्य कथन है उन्हें बताइए। 4 कथन दिए जाते हैं, नीचे विकल्प दिए जाते हैं। जो पश्मीना शॉल के बारे में सही होते हैं वह बताने होते हैं। तो चांगपा जो बकरियां पालते हैं उन्हीं के बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। तो ये जो बकरियां पालते हैं आपको याद रखना है, जो पश्मीना शॉल होती है उसकी बुनाई बकरियों के बाल से जो ऊन तैयार की जाती है उसी से की जाती है, भेड़ के बालों से नहीं की जाती। तो ये आपको याद रखना है। तो लिखा है मैंने यहाँ पर चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जगह जितनी ठंडी और ऊंची होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा नरम होंगे। तो इसीलिए ये लोग ऊंचाई पर रहते हैं ठंडे इलाके में, क्योंकि जितना ठंडा इलाका होगा ऊंचाई पर होगा और जितना ठंडा होगा ज़्यादा उतने ही ज़्यादा इनके बकरियों के बाल नरम होंगे। और इस बकरी के बाल बहुत पतले होते हैं। इस बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। यानी इस बकरी के आप 6 बाल ले लीजिए और अपने सिर का 1 बाल, इनकी जो मोटाई होगी वह बराबर होगी, क्योंकि इस बकरी के बाल बहुत पतले होते हैं। आगे लिखा है पश्मीना शॉल, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है और ये शॉल बहुत पतले होते हैं। यहाँ आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये पश्मीना शॉल है। तो इसमें 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है और ये बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं। इस शॉल की बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि एक बुनकर कितने घंटे बुनाई करके एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार कर लेता है। तो 250 घंटे, 250 घंटे बुनाई करे तब एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। तो इतना आपको पश्मीना शॉल के बारे में याद रखना है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। अब इसी लेसन में घरों की विशेषताएं बताई गई हैं और आप लोगों ने यदि प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो आपको पता होगा कि घरों से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है। घरों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी लद्दाख के घरों की विशेषताएं हैं, या निम्न में से कौन सी मनाली के घरों की विशेषताएं हैं, या नहीं है तो 3 विशेषताएं होंगी और जो गलत है वह आपको बताना होगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको लद्दाख के, मनाली के, राजस्थान के, असम के, इन सब के घरों की विशेषताएं याद रखनी हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लद्दाख के घरों की विशेषताएं कि लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं। तो लद्दाख में घर 2 मंजिला बनाए जाते हैं। घर पत्थरों के बने होते हैं। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर घर बनाए जाते हैं। यहाँ आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये पत्थर ही हैं, इन्हें काट कर एक के ऊपर एक रख कर ये दीवारें बनाई जाती हैं। और घर कैसे बनाए जाते हैं? 2 मंजिला, यानी प्रत्येक घर आप देखेंगे 2 मंजिल का है। आगे लिखा है दीवारों पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती हैं तथा फर्श और छत
लकड़ी से बनाए जाते हैं। यानी दीवारें हैं पत्थर की हैं, मिट्टी और चूने से इन पर पुताई की गई है, लेकिन जो छत और फर्श है वह किसका है? लकड़ी का। आगे लिखा है ऊपर वाली मंजिल पर परिवार के सभी सदस्य रहते हैं और निचली मंजिल में जानवरों और जरूरी सामान को रखा जाता है। जब अधिक सर्दी होती है तो परिवार के सभी सदस्य भी नीचे की मंजिल में रहने चले आते हैं। यानी 2 मंजिला मकान है जिसमें नीचे जानवर रखे जाते हैं और ऊपर परिवार के सभी सदस्य रहते हैं। लेकिन जब सर्दी बहुत अधिक हो जाती है तो परिवार के सभी सदस्य भी नीचे वाली मंजिल में रहने के लिए आ जाते हैं। और नीचे वाली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती, आप देख सकते हैं। ये है नीचे वाली मंजिल, इसमें आप देखेंगे कोई भी खिड़की नहीं लगी है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं लगी होती। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं। तो लद्दाख के घरों के बारे में प्रश्न कई बार पूछा गया है और आपको याद रखना है कि मकान 2 मंजिला बनाए जाते हैं। ऊपर वाली मंजिल पर परिवार के सभी सदस्य रहते हैं, निचली मंजिल में जानवरों और जरूरी सामान को रखा जाता है। जब अधिक सर्दी होती है तो परिवार के सभी सदस्य भी नीचे की मंजिल में रहने के लिए आ जाते हैं। निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती और ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं और छत और फर्श भी लकड़ी के बने होते हैं। दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती हैं और मिट्टी और चूने से इन पर पुताई की जाती है। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर के घरों की विशेषताएं देख लेते हैं। श्रीनगर में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। लिखा है श्रीनगर में लोग पहाड़ पर, पानी पर और तरह तरह के घरों में रहते हैं। यानी कोई एक निश्चित डिजाइन नहीं है वहां पर। कुछ लोग पहाड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। आगे लिखा है श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में हाउस बोट। जो हाउस बोट होते हैं वह 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई लगभग 9 फीट होती है। यानी चौड़ाई इनकी लगभग 9 फीट होती है और लंबाई इनकी 80 फीट तक होती है। आगे लिखा है हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। ये होता है, ये घरों की छतों पर और जो हाउस बोट है उनकी छतों पर अंदर की तरफ ये नक्काशी की जाती है और इस डिजाइन को कहा जाता है खत्म बंद। और ये कैसा दिखता है? जिग्सा पहेली जैसा। जैसी जिग्सा पहेली होती है उसी तरीके से ये डिजाइन दिखता है। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में डोंगे तैरते रहते हैं। इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं और इनमें कमरे भी अलग अलग होते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं डोंगे। ये होते हैं डोंगे और ये डल झील और झेलम नदी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और इनमें कमरे भी अलग अलग होते हैं। आगे लिखा है यहाँ के पुराने घरों में जालीदार खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं। यानी जो पुराने घर बने हुए हैं इनमें खिड़कियां लगी हुई हैं और पुराने घर जो है पानी पर नहीं है, वो हाउस बोट और डोंगे अलग हैं। ये जमीन पर बने हुए घर हैं पुराने घर और ये इनमें उभरी हुई खिड़कियां लगी हुई हैं जिन्हें डब कहते हैं। और आप इनमें यहाँ पर बैठकर बाहर का नजारा देख सकते हैं। और इन पुराने घरों में दरवाजों और खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब भी बने हुए हैं। आप इस चित्र में मेहराब देख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है मेहराब। तो ये कुछ पुराने घरों में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस प्रकार की खिड़कियां जिन्हें डब कहा जाता है और ये मेहराब। तो श्रीनगर के घरों की इतनी विशेषताएं हैं, आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, मनाली के बारे में पढ़ लेते हैं। मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं। तो मनाली में आमतौर पर लकड़ी या पत्थर के घर बनाए जाते हैं क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है और यहाँ ठंड अधिक होती है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ब्राउन कलर से, ये सारी लकड़ी लगी हुई है और ये बीच में आप देख रहे हैं पत्थर है। तो लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं क्योंकि पर्वतीय इलाका है और सर्दी बहुत अधिक होती है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, लिखा है असम के घरों की विशेषताएं। और असम के घरों की विशेषताओं से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो क्या याद रखना है आपको कि असम में मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। इससे बारिश के दौरान घर में पानी नहीं भरता और बाढ़ के दौरान पानी घर के अंदर नहीं आता। तो ये आप देख सकते हैं असम के घर हैं। इस प्रकार से
बांस के खंभे होते हैं और उन्हीं मजबूत बांस के खंभों पर ये लोग घर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बाढ़ भी आ जाती है, तो पानी घर के अंदर ना भरे, इसीलिए ये लोग जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर घर बनाते हैं और मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है, घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं और घरों के भीतरी भाग भी लकड़ी के बने होते हैं। छतें पेड़ के तनों से तिरछी यानी ढालू बनाई जाती हैं, क्योंकि बारिश यहाँ बहुत होती है तो पानी ना रुके, इसीलिए ये जो छतें हैं आप देख रहे हैं ढालू बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के घरों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। राजस्थान जो है ऐसा इलाका है क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है, इसीलिए तो इसे रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो राजस्थान में घर मिट्टी के बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की गर्मी अंदर प्रवेश ना करे और घर ठंडा रहे। अब आप लोग कहेंगे कि आज के ज़माने में मिट्टी के घर तो कहीं नहीं दिखाई देते, तो ये जो घर बताए गए हैं ये गांव में आप इस तरीके के घर देखेंगे। जो रेतीला इलाका है वहां पर इस तरीके के घर बनाए जाते हैं, वहां पर सर्दी बहुत अधिक होती है, तो इस तरीके के घर आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, मोटी मोटी दीवारें होती हैं ताकि जो बाहर की गर्मी है वो अंदर ना जाए, और जो छतें हैं वह कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, तो ये घर ठंडा रहता है। इसीलिए इस तरीके के घर आप लोग राजस्थान के गांव में देख सकते हैं और इससे भी प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में इग्लू के बारे में और बताया गया था, तो मैंने अलग से इग्लू के बारे में लिख दिया है कि जो एस्किमो होते हैं ये अपने घर बर्फ से बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली है और बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं, ये आप लोग जानते ही हैं, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो इस लेसन में आपको इतना ही पढ़ना है और आज मैंने सिर्फ एक ही लेसन लिया है क्योंकि इसमें कई टॉपिक थे। लद्दाख के बारे में आपको पहले बताया, फिर चांगथांग इलाके के बारे में, फिर चांगपा के बारे में, फिर रेबो के बारे में, फिर पश्मीना शॉल के बारे में। उसके बाद घरों की विशेषताएं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिन राज्यों से और शहरों से, तो उनके बारे में आपको बता दिया। तो इसीलिए मैंने एक ही लेसन लिया था क्योंकि टॉपिक इसमें ज़्यादा थे और अगर मैं एक से ज़्यादा लेसन ले लेती तो आप लोगों को समझने में थोड़ी कठिनाई होती। तो आज का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी समय है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक मैंने उनमें पढ़ाए हैं उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए, क्योंकि ईवीएस में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।